Hello students, today we will start the chapter Control and Coordination. Control and Coordination means नियंत्रण एवं समन्वय या समायोजन, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट भी कहते हैं. So let's start the chapter. In the previous chapter, we looked at life processes involved in the maintenance functions in living organisms, right? तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था सजीवों जो जीवित है उनमें अनुरक्षण का मतलब हुआ रख रखाव, कार्य में संलग्न, कार्य में जो लीन रहते हैं, जय प्रकर्म करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है. देयर वी हैड स्टार्टेड विद अ नोशन वी ऑल हैव दैट वी सी समथिंग मूविंग, इट इज़ अलाइव. हमने इस विचारधारा से पिछले अध्याय को पढ़ा था कि हम जिस चीज़ को गतिशील देखते हैं, मूवमेंट में देखते हैं, उसे हम अलाइव कहते हैं कि वो सजीव है. ठीक है, जीवित है. सम ऑफ दिस मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट्स. अगर प्लांट्स की बात करें तो इस तरह के मूवमेंट्स जो हैं, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हम ग्रोथ कहते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है, मीन्स वृद्धि हो रहा है. A seed germinates and grows, and we can see that the seedling moves over the course of a few days. It pushes soil aside and comes out. अगर हम एक सीड को देखें, एक बीज को देखें, जब वो अंकुरित होता है ना, तो वो मिट्टी को धकेल कर बाहर आता है. ठीक है. बट इफ़ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, दिस मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन. लेकिन अगर उसका वृद्धि ना हो, उस बीज का वृद्धि ना हो, है ना, उसमें से अंकुर ना निकले, तो वो मूव नहीं करेगा, गति नहीं करेगा. सम मूवमेंट्स एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ. कुछ ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं, गतिशील मूवमेंट्स जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो ग्रोथ नहीं कहलाता. जैसे कि अ कैट रनिंग, children playing on swings, buffaloes chewing cud. These are not movement caused by growth. तो जैसे कि बिल्ली दौड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली दौड़ते दौड़ते बड़ी हो जाएगी, या बच्चा झूले में झूल रहा है, खेल रहा है, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, है ना. भैंस अगर च्यू कर रही है, चबा रही है चारा को, तो वो वहाँ पर कुछ उसका ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, इस तरह की जो गतिशीलता होती है, इसमें किसी तरह का ग्रोथ नहीं होता है. वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ. तो हम लोग इस तरह का जो मूवमेंट है, इसे क्यों हम लोग कहते हैं कि यह लाइफ है या जीवित है. अ पॉसिबल आंसर इज दैट we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. तो इसका जो संभावित आंसर ये हो सकता है कि जब हम सोचते हैं कि ये गतिशील है, कोई भी चीज़ गतिशील है, तो ज़रूर ये वातावरण के साथ क्या कर रहा है, समन्वय कर रहा है. ठीक है, रेस्पॉन्स कर रहा है. आ रहा समझ में. द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. अगर बिल्ली दौड़ रही है तो हम सोचते हैं कि शायद बिल्ली को चूहा दिख गया है या उसने चूहा देख लिया है. नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेजेस. इतना ही नहीं, हम लोग ये भी सोचते हैं कि जो गतिशील होते हैं लोग या जीवित प्राणी जब गतिशील होते हैं, है ना, तो वातावरण में कुछ वो प्रयास कर रहे होते हैं. ठीक है, शायद उनसे उनको कुछ एडवांटेज हो, कुछ फ़ायदा हो. प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनसाइन. प्लांट्स जो है सनसाइन में ही ग्रो करता है, मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो. चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग. बच्चे जो हैं खेलते हैं और आनंद उठाते हैं झूला झूलने में. बफेलोज च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड एज सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर. जो भैंसें होती हैं वो च्यू करती हैं, चबाती हैं चारे को, ताकि जो सख्त जो खाना है वो क्या हो जाए, बड़े आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए.
When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. जब हम कभी चमकीले प्रकाश को देखते हैं तो तुरंत अपनी आँख को ढकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हम प्रक्रिया करते हैं, हाथ हो सकता है अपने आँख के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर ऐसा है कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच कर देते हैं, छू देते हैं, तो तुरंत हम वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. अगर हम और सोचें थोड़ा सा तो हम ये साफ हमें क्लियर हो जाता है हमें कि हम लोग रेस्पॉन्स करते हैं, प्रक्रिया करते हैं वातावरण में, और बड़े ही तरीके से हम उसे नियंत्रण भी करते हैं, ठीक है. ये हमारा नेचर है, प्रकृति है. Each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response. ठीक है, हर तरह का जो हम लोग गतिशीलता दिखाते हैं वातावरण में, वो कोई ना कोई प्रक्रिया से जुड़ा होता है. आ रहा समझ में? कोई ना कोई प्रक्रिया से वो जुड़ा होता है या किसी चीज़ की वजह से ही हम प्रक्रिया करते हैं. So when we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. हम लोग क्लास में अगर अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो उसे विस्परिंग करके बोलते हैं, यानी कि फुसफुसा कर बोलते हैं ताकि आवाज़ ना हो, क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है. तो हम क्यों उस तरह का प्रक्रिया किए? ताकि आवाज़ ना हो. तो अकॉर्डिंग टू द एटमोसफेयर हम लोग क्या करते हैं? प्रक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है. Clearly the movement to be made depends on the event that is triggering it. तो ये साफ हो जाता है कि हम लोग गतिशील तब होते हैं जब डिपेंड करता है किस तरह का हमें शुरुआत करना है, किस तरह से हमें सक्रिय होना है. Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment followed by only the correct movement in response. तो कई तरह के जो गतिशील हम लोग हो जाते हैं कई बार, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है वातावरण से, और जिस तरह का हमें कंडीशंस मिलते हैं उसी तरह से हम प्रक्रिया करते हैं, ठीक है. या यूं कहें, जिस तरह की स्थिति हमारे सामने आती है उसी तरह का हम प्रक्रिया करते हैं. इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और दूसरे शब्दों में हम कहें तो सजीव प्राणी जो होते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो करेंगे ही, यानी नियंत्रण भी करेंगे और समन्वय भी करेंगे, ठीक है. एंड इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़. और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जिनके बॉडी में कई ज़्यादा सेल्स होते हैं, काफ़ी सेल्स होते हैं, मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे हम लोग हो गए और भी जितने बड़े एनिमल्स हो गए, उनके शरीर में कुछ खास टिश्यूज़ होते हैं जिसके वजह से वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रक्रिया को कर पाते हैं, अन्यथा वो नहीं कर पाते, ठीक है. अब आते हैं, एक टॉपिक है एनिमल्स नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि जानवरों में किस तरह से नर्वस सिस्टम होता है वो हम देखेंगे. तो इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज विच वी हैड स्टडीड इन क्लास 9. तो जानवरों में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, वो कैसे हो पाता है? नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू की वजह से, है ना. तो हमारे शरीर में जो नर्व्स है, जो नसें हैं, है ना, प्लस जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं और टिश्यूज़ हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं. इसे हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था. जैसे टचिंग अ हॉट object
इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर हम किसी गर्म चीज़ को देख लेते हैं, टच कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन कई बार हो जाता है ना। ज़रूरी हो जाता है कि हम वहाँ रिएक्ट करें, प्रतिक्रिया करें। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट, है ना। ज़रूरी हो जाता है कि हम खोजें, फाइंड आउट करें, दिमाग में डिटेक्ट करें, है ना, और उसके अनुसार रेस्पॉन्ड करें, प्रतिक्रिया करें। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट? हम लोग कैसे मालूम कर लेते हैं कि हमने गर्म चीज़ को छुआ है? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। तो ऐसा हमें तब पता चलता है क्योंकि हमारे शरीर में एक खास तरह का नर्व सेल्स है, नर्व की कोशिकाएं कहते हैं उसको हिंदी में, और जो हमें डिटेक्ट करने में, ये मालूम करने में सहायता करती है कि हम लोग या मैं किसी गर्म चीज़ को छू दिया हूँ, ठीक है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन्स। इस तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसीव करते हैं इस चीज़ को, है ना, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड है, ठीक है। सच एज द इनर ईयर, सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारे इनर ईयर जो है कान के अंदरूनी भाग, नाक है, द नोज, द टंग, जीभ है, एंड सो ऑन, और भी है। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट। अगर हम मान लो कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका स्वाद का पता कैसे चलता है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स है हमारे अंदर, स्वाद को डिटेक्ट करने वाला हमारे शरीर में रिसेप्टर है, ठीक है, जो हमें बताता है कि हम जो खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, क्या वो टेस्टफुल है, स्वादिष्ट है, या टेस्टलेस है, या फिर स्वाद ही नहीं है। फिर है वाइल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का मतलब है जो हम लोग सुगंध से समझते हैं, है ना, स्मेल होता है जो, और हम पकड़ते हैं कि ये जो स्मेल है ये क्या है, क्या ये अच्छा स्मेल है या बैड स्मेल है, इज इट अ गुड स्मेल और अ बैड स्मेल। तो ये जो स्वाद समझने का जो प्रक्रिया होता है हमारे शरीर में, वो रिसेप्टर है। ओल्फैक्टरी, सुगंध को समझने की जो प्रक्रिया हम लोग कर पाते हैं वो भी क्या है, रिसेप्टर। इस तरह के रिसेप्टर्स हमारे शरीर में क्या है, विद्यमान है, तभी हम लोग इसे कर पाते हैं। सो इट इज़ there in our body. That's why we able to detect the gustatory receptors are there, olfactory receptors are there. Okay, this information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell. इस तरह के जो इन्फॉर्मेशंस हमें मिलते हैं, आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, है ना, और ये जो डेंड्राइट लिखा हुआ है नर्व सेल्स के ऊपर, है ना, एकदम किनारे में, ये है वो रिसेप्टर्स, यही है वो रिसेप्टर्स जो हमें महसूस कराता है ना, कि हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं या ठंडे चीज़ को छू रहे हैं, या हम क्या जो स्मेल कर रहे हैं वो बैड है या गुड है, हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्टफुल है या टेस्टलेस है, ठीक है। ये जो डेंड्राइट है इसी के बारे में कहा जा रहा है। उसका जो बिल्कुल टिप, माने उसका जो ऊपरी किनारा है, वही हमें बताता है जो नर्व सेल का होता है, ठीक है। Sets of a chemical reaction that creates an electric impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो डेंड्राइट्स है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह मैसेजेस को पूरे शरीर में फैलाता है, एक्सॉन उसे कैरी करके ले जाता है, ठीक है, एक नर्व से दूसरे नर्व, दूसरे नर्व से तीसरे नर्व तक हमारा जो भी मैसेजेस होते हैं वो पहुंचाता है। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छू लिए तो वो ये नर्वस सिस्टम है, यानी ये डेंड्राइट्स है जो उसको डिटेक्ट करके एक्सॉन के ज़रिए आगे पहुंचाता है ना।
फिर हम समझ पाते हैं कि हम गर्म चीज़ को छू लिए। ठीक है, अब आता है इसमें कि दिस इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। ये जो इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं, है ना, विद्युत प्रवाह की तरह नहीं, बिजली की तरह ये जो है मैसेजेस हमारी बॉडी में फैलते हैं। ये जो इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी, और डेंड्राइट्स के थ्रू ये जो मैसेज है पूरे शरीर में फैल जाता है। एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, और एक्सॉन के जरिए जहाँ तक जाना है वहाँ तक वो पहुँचता है। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। एक्चुअली होता है क्या है कि जो एक्सॉन का जो लास्ट का भाग है वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होता है, और वो केमिकल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे देता है और आगे मैसेज पहुंचा देता है। ठीक है, दूसरे नर्व्स को, उस तरह से वो फिर आगे बढ़ाता है। इस तरीके से मैसेज को जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंच जाता है। दिस केमिकल क्रॉस द गैप्स और सिनैप्स एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। जैसा कि मैंने कहा कि जो लास्ट जो होता है एक्सॉन का जो पार्ट, वो केमिकल रिलीज़ करता है। केमिकल्स रिलीज़ करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ज़रिए जो खाली जगह है जिसको हम लोग सिनैप्स कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ज़रिए वो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे देता है और मैसेज आगे बढ़ जाता है। सो दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। तो ये एक साधारण कह सकते हो आप, जनरल स्कीम है, साधारण तरीका है जिसके ज़रिए हमारे शरीर में ये नेचुरल सिस्टम बना हुआ है कि नर्व इम्पल्स जो है ट्रैवल करता है पूरे बॉडी में। कहने का मतलब है मैसेज जो है तुरंत बॉडी में नर्व्स के द्वारा फैलता है। सिमिलर सिनाप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। तो न्यूरॉन से होते हुए ये जो मैसेज है सेल्स में जाता है, मसल्स में जाता है और ग्लैंड्स में जाता है। ठीक है, it is thus no surprise that nervous tissues is made up of an organized network of nerve cells or neurons, and it is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. तो ये सरप्राइजिंग की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ये जो नर्वस टिश्यू है हमारा वो न्यूरॉन का बना हुआ है और इसका एक नेटवर्क है, पूरे शरीर में नसों का जाल सा बिछा हुआ है यूँ कहें तो, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बोला है कि लुक एट फिगर 7.1, अगर फिगर 7.1 हम देखते हैं तो उसमें बोल रहा है कि एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज acquired थ्रू विच, सेकेंड है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड थर्ड है वेयर द इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो इसमें बोला रहा है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है एक साथ, जैसे कि फिगर 7.1 में दिया है, देखोगे यहाँ पर फिगर है, यू कैन सी यहाँ पर किस तरीके से जो ए में दिया है किस तरह से डेंड्राइट्स जो है मैसेजेस को लेकर के एक्सॉन के जरिए नर्व एंडिंग तक पहुँचता है। ठीक है, नर्व एंडिंग तक, और वहाँ जाने के बाद वो केमिकल्स को रिलीज़ करता है, कुछ वहाँ केमिकल्स को गिराता है, और दूसरे जो नर्वस सिस्टम है या इस तरह के जो नर्वस सिस्टम होते हैं वहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करके आगे मैसेज को पहुँचाता है। ठीक है, ये रहा एक्सॉन दिया है, एक्सॉन को थोड़ा इंटरनल बता रहा है किस तरीके से मसल्स फाइबर्स हैं, कैपिलरीज हैं, है ना, और किस तरीके से वो आगे और भी थोड़ा सा इंटरनली बता रहा है उसके जो जंक्शन है किस तरह से जॉइंट रहते हैं वहाँ पर, है ना, किस तरीके से वो मैंने केमिकल रिलीज करता है और आगे मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में भेजता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने कहा था कि यहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच में, तो वी विल डू द क्वेश्चंस ऑल्सो आफ्टर कंप्लीसन ऑफ दिस चैप्टर। तो मैंने कहा था कि बीच में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसे भी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और चैप्टर को समझते रहें, और चैप्टर के आखिर में
हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डील कर लेंगे, ठीक है। आगे है, इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज़ ब्लॉक्ड। यहाँ क्वेश्चन है कि अगर आपका नाक बंद रहता है तो क्या आप मीठा, है ना, या फूड का टेस्ट को आप पहचान पाते हो, मालूम कर पाते हो। इफ़ सो वाई माइट दिस बी हैपनिंग, और ऐसा क्यों होता है। रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस। और यहाँ बोला जा रहा है कि आप पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सो डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, या आप कभी ठंड में अगर आपका नाक बंद हो जाती है तो क्या आप समझ पाते हो। तो ऐसा है कि हमें डिटेक्ट करने में मुश्किल होती है, यही रियल आंसर है। क्योंकि नोज़ हम सूंघ करके भी क्या करते हैं, टेस्ट को समझ पाते हैं कि वो बैड टेस्ट है या गुड टेस्ट है, ठीक है। मीठा गंध कर रहा है या खट्टा गंध कर रहा है, जिस तरह से हम लोग मैंगो को सूंघ करके ही पहचान लग जाते हैं कि आम मीठा होगा या खट्टा जैसा लग रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। नाउ सी द नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है अनैच्छिक, कह सकते हो, एक्शन जो हम लोग करते हैं कई बार, उसी के बारे में बोला जा रहा है। देखते हैं क्या है ये। रिफ्लेक्स इज a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment। कई बार होता है कि हमारे वातावरण में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके वजह से हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं किसी तरह का। We say I jumped out of the way of the bus reflexly, और I pulled my hand back from the flame reflexly। कई बार होता है कुछ लोग बस में जैसे जा रहे हैं अचानक कूद पड़े किसी वजह से, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि अपना हम हाथ खींच लेते हैं, हाथ चला गया है फ्लेम की तरफ, माने कहीं आग है या मोमबत्ती का जो फ्लेम है वहाँ चला गया हो। आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्टली। कई बार ऐसा होता है कि भूख लगा होता है आदमी को और मुंह से पानी आने लगता है। वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन, तो एक्चुअली हम क्या समझ पाते हैं ऐसे कंडीशन में। A common idea in all such example is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reactions। तो एक यहाँ पर एक कॉमन आइडिया आता है कि हम लोग जो ये करते हैं, है ना, ये हम सोच के नहीं करते हैं। हमारा मुंह में अगर पानी आ रहा है तो हम सोच नहीं रहे होते हैं, ये अपने आप आ जाता है, ठीक है। Yet these are situations where we are responding with some action to changes in our environment। फिर भी ये ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब हम प्रक्रिया करते हैं वातावरण के अनुसार। हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव इन सच सिचुएशंस। तो ऐसे कंडीशन में हम किस तरह से नियंत्रण करें और समन्वय करें, ये पूछा जा रहा है। सो लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। चलो इसे आगे देखेंगे। टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। टचिंग अ फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल। हाउ वुड वी रेस्पॉन्ड टू दिस। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम आग के पलीते को, है ना, या फ्लेम को, है ना, लौ जिसको कहते हैं, उसे अगर हम छू दें या कोई जानवर छू दे तो फिर क्या रिएक्शन होगा। वन सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्नड। जाहिर सी बात है कि अगर हम छूते हैं तो हम जलेंगे और दर्द होगा, और ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, अपना हाथ को पीछे टान लेंगे, अपने तरफ खींच लेंगे उस लॉ से, उस जो फ्लेम है वहाँ से। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स अस टू थिंक ऑल दिस। तो एक सवाल उठता है यहाँ पर कि कितना समय लगता है हमें इसे सोचने में कि हम जो है अपने हाथ को तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। कहाँ से, जहाँ पर फ्लेम है, जहाँ पर लॉ है, हमारा हाथ अचानक वहाँ चला जाता है, तुरंत हम हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो सवाल है कि हम कितना देर सोचते हैं इसके बारे में कि हाथ हटाना है वहाँ से। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। आंसर डिपेंड करता है इस पर कि हम कैसे सोचते हैं। इफ़ nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses। अगर हम नर्व इम्पल्स की बात किए हैं पहले,
तो उसके अनुसार तो ऐसा है कि हम लोग जो है अचानक थिंक करते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्शंस हम लोग ज़रूर कर लेते हैं। ठीक है, तुरंत एक्शन हम लोग कर लेते हैं, प्रतिक्रिया कर लेते हैं। थिंकिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सोचना एक बड़ा ही जटिल कार्य है। सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस ऑफ मेनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स। और ये जो है बाउंडेड है, इस मिला हुआ है, कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शंस होते हैं, कई तरह के जटिल प्रक्रियाएं होती रहती हैं, है ना। इम्पल्सेस के वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, मैसेजेस जाते रहते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, कई न्यूरॉन्स के द्वारा। न्यूरॉन क्या है, जिससे कि नर्व्स बना हुआ है। ठीक है, सो इफ़ this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons। तो ऐसे केस में ये कोई अचंभित होने की बात नहीं है कि हमारा जो सोचने वाला जो टिश्यू है वो पूरे शरीर में है, और इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि न्यूरॉन से अरेंज्ड है, बिल्कुल। ठीक है, पूरी तरह से नसों से अरेंज्ड है, उसी से जुड़े हुए हैं। It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them। और यह हमारे जो स्कल है, हमारे जो खोपड़ी है, उसके आगे के भाग में है ये न्यूरॉन्स, इस तरह का जो साइट्स है ना। और ये हमें सिग्नल देता है किसी भी तरह का, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में मैसेजेस पूरे शरीर में जाता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो रिएक्ट करते हैं, किसी चीज़ को फील करते हैं तो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, obviously in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerve coming from various parts of the body। और जाहिर सी बात है, जो हम लोगों को सिग्नल मिलता है, इम्पल्सेस मिलते हैं हमारे न्यूरॉन के ज़रिए, तो हमारा ब्रेन भी कहीं ना कहीं इस न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, तभी हम उस ब्रेन के अनुसार सोच करके कई बार हम रिएक्ट करते हैं। Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body, है ना। सिमिलरली ये भी एक पार्ट हो सकता है या है कि ब्रेन भी इंस्ट्रक्ट करता है मसल्स को मूव करने का, है ना, जिस तरीके से नर्व्स जो है मैसेजेस पहुंचाता है। If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned। तो अगर हर बार ब्रेन क्या करे, मैसेज दे या ऑर्डर करे मसल्स को मूव करने के लिए, तो अगर हम फ्लेम के पास हमारा हाथ चला जाता है, और जब तक हमारा ब्रेन जो है ऑर्डर देगा मसल्स को कि हटाओ हाथ वहाँ से, तब तक तो हम जल चुके होंगे, हमारा हाथ जल चुका होगा। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन हम कर लेते हैं बिना थिंकिंग का। इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, how does the design of the body solve this problem rather than having to think about the sensation of heat? If the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly। तो होता क्या है, हमारा शरीर का जिस तरह का बनावट है, और हमारे शरीर में पूरी तरह नसों का जाल है, वो नर्व्स जो है गर्मी को पहचान जाता है। हमारा हाथ जैसे ही किसी गर्म चीज़ को छूता है, वो तुरंत बड़े ही फास्ट तरीके से वो अपने हाथ को अपनी तरफ हम टान लेते हैं, वहाँ वो पहुँच समझा देता है नर्व्स कि ये गर्म चीज़ है, और हमारा हाथ तुरंत वहाँ से प्रक्रिया करता है, एक्शन में आ जाता है और हम हटा लेते हैं। सच अ कनेक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स अर्क, और इस तरह के कनेक्शन को रिफ्लेक्स अर्क कहते हैं। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स अर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व्स एंड द आउटपुट नर्व्स। और ये इनपुट नर्व्स जो हमारे अंदरूनी भाग के जो नसें हैं, आउटपुट नर्व्स हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और इस तरह के रिफ्लेक्स अर्क करते हैं। और हमें कई बार ऐसे सिचुएशंस में बतलाते हैं और हम रिएक्ट करते हैं कि चाहे वो गर्म चीज़ छूना हो या किसी और चीज़ का होना हो, हम जो रिएक्ट करते हैं, जैसे कि किसी तेज़ लाइट को देखना, गर्म चीज़ को छूना, या पैर में हाथ में सुई का चुभ हो जाना, और हमें तुरंत रिएक्ट करना। The best place of course would be at the point where they first meet each other। Nerves from all over the body meet in a bundle
इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी नर्व्स हैं ये कहाँ मिले हुए रहते हैं, पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर सभी मिले हुए होते हैं। इसके बाद आगे ब्रेन की तरफ होते हैं, गए हुए होते हैं नर्व्स जो है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये ब्रेन से ऑर्डर नहीं मिलता है, ब्रेन के पास जाने से पहले हमारा स्पाइनल कॉर्ड से ही ऑर्डर मिल जाता है और तुरंत क्या करता है, हमारा हाथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं सपोज़ किसी गर्म चीज़ को अचानक मैं छू लिया, तो ब्रेन का वहाँ वेट नहीं हो रहा था कि ब्रेन बोलेगा कि तुम हाथ हटाओ वहाँ से, ठीक है। जबकि ये काम भी जो होता है, जो मैसेज जो पहुँचता है ब्रेन तक, या ब्रेन जो मैसेज भेजता है, ये काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होता है, बहुत ही कम समय में होता है। लेकिन फिर भी ब्रेन से भी पहले क्या होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वही डिसाइड कर लेता है कि क्या करना है। वो तुरंत मैसेज भेज देता है कि हाथ हटाओ वहाँ से, ठीक है। तो हम तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। Reflex arcs are formed in the spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से मान लो हमें स्पाइनल कॉर्ड बोल दिया कि हाथ हटा लो तो वहाँ से हट गया हाथ, बस हो गया, नहीं। वो मैसेज फिर ब्रेन तक भी जाता है, ठीक है। फिर ब्रेन तक पहुँचा दिया जाता है मैसेज कि हाँ ऐसा हुआ, और हमने कह दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने कह दिया कि हाथ हटा लो, हट गया वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये मैसेज ब्रेन तक भी पहुँच जाता है, पहुँचाना होता है, ठीक है। आ रहा समझ में। या यूँ कहें कि अगर हम एक उदाहरण लें एक फैमिली का, है ना, तो एक बच्चे को मान लिया जाए कुछ चाहिए होता है, तो पापा तो ड्यूटी में है, मम्मी घर में है, ठीक है। तो फटाक से क्या होता है कि मम्मी उस बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर देती है, ठीक है। यानी मम्मी हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तुरंत बच्चे को जो चाहिए पूरा कर दिया, है ना। अगर वो मम्मी जो है पापा को बोलते, फिर पापा रिएक्ट करते, तो काफ़ी समय लग जाता। तो मम्मी तुरंत करती है, सपोज़ बच्चा गिर गया या चोट लग गया, घर में मम्मी है, तुरंत उन्होंने उसको क्या कर लिया, देख लिया, अटेंड कर लिया, ठीक है। और जब तक वो पापा आएंगे, पापा को बोल देंगे, तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगा, ठीक है। तो मम्मी क्या की, बच्चे को अटेंड कर लिया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो बात है, घटना है चोट वाली, वो पापा को नहीं पता बताना है, पापा को तो बताएंगे ही। उसी तरीके से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मम्मी की तरह काम करते हैं। वो तुरंत हमें बोलते हैं हाथ हटाओ वहाँ से, हम हाथ हटा लिए, और फिर वो मैसेज पापा यानी ब्रेन तक भी पहुँच जाता है, वो दे देते हैं कि ऐसा हुआ था, ठीक है। फिर ब्रेन का वहाँ पर रोल नहीं रह जाता है कई बार, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स अर्क have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. तो रिफ्लेक्स अर्क जो है हैव इवॉल्व इन एनिमल्स, एनिमल्स में होते हैं ये, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट फास्ट इनफ, क्योंकि एनिमल्स का जो ब्रेन है वो काफ़ी फास्ट तो होता नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्स अर्क वो लोग करते हैं। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नॉन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। कई बार तो ऐसा होता है, कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास न्यूरॉन का उतना नेटवर्क नहीं है, नसों का उतना नेटवर्क नहीं होता है, जाल नहीं होता, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा सोच भी नहीं पाते हैं। सो इट इज़ quite likely that reflex arcs have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought processes. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फंक्शन जो है, क्या, रिफ्लेक्स अर्क, जिसके कारण जानवर भी तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। अगर उसे भी कहीं पर अगर कहीं लगे कुछ चुभ जाए तो फटाक से वो पैर अपना हटा लेंगे, है ना। क्योंकि ऐसे भी उनके जो है न्यूरॉन सिस्टम ज़्यादा एडवांस नहीं है, वो उतना सोच भी नहीं सकते, है ना। तो क्या सोचेंगे, वो तुरंत क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कर जाते हैं रिफ्लेक्स अर्क की वजह से। सो हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स have come into existence, reflex arc continues to be more efficient for quick responses. तो चूँकि जो न्यूरॉन का जो नेटवर्क है वो बड़ा ही जटिल है हमारे शरीर में, फिर भी ये जो रिफ्लेक्स अर्क है, इसके होने से हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ये है हमारा एक फिगर यहाँ दिया हुआ, आप देख सकते हो रिफ्लेक्स अर्क के बारे में, किस तरह से एक जो आदमी है
और वो किस तरह से गर्म चीज़ को छू दिया और रिसेप्ट किया गया है, रिसेप्टर जो है रिसीव करके वो तुरंत वहाँ जा रहा है ना, आगे बढ़ता है। मोटर न्यूरॉन के जो है वापस यहाँ देखो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए वो जा रहा है। आप एरो को ध्यान से देखना किस तरीके से ये जो सेंसरी नर्व है ना, यहाँ ये है हमारा सेंसरी नर्व जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये होते हुए जाता है यहाँ पर। कहाँ जाता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। ठीक है, देख रहे हो वहाँ लिखा हुआ है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब वहाँ दिया हुआ है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आगे जो मैसेज है यहाँ पर देखो वो ब्रेन के पास भी जाएगा, है ना, यहाँ दिया हुआ है ब्रेन के पास भी जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड कर लेता है कि करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि उसने गर्म चीज़ को छुआ और ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जा रहा है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचा और पहुँचते के साथ रिले न्यूरॉन के द्वारा वो क्या होता है, मोटर न्यूरॉन जो है हेल्प करता है मसल्स को, बोलता है कि तुरंत वहाँ से हटाओ। अब मोटर न्यूरॉन जैसे ही मैसेज देता है मसल्स को, ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही कह सकते हैं आप कि ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होता है और हमारा मसल्स तुरंत हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक है, ये रहा हमारा इफेक्टर मसल्स। अंडरस्टूड? तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड यू, हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द ग्राफ। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, सी द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से मैंने इस फिगर को समझाया है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसे फिर से देखें। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ऑकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। तो इसी तरह का कुछ सीक्वेंस होता है जब हम लोग चमकीले प्रकाश को हमारा आंख देखती है ना, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हमारा हाथ वहाँ चला जाता है ना आँख को, या हम लोग आँख को बंद कर लेते हैं ऐसा। तो ये भी इसी वजह से होता है, कोई ना कोई कंडीशंस की वजह से। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन ब्रेन, जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ कहा जा रहा है कि क्या रिफ्लेक्स एक्शन ही स्पाइनल कॉर्ड का एकमात्र फंक्शन है, कार्य है? ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स। जाहिर है ऐसा सिर्फ नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग थिंकिंग बींग्स से मतलब हम लोग सोचने वाले जीव हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्व से बना हुआ है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है सोचने के बारे में। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। हम जो सोचते हैं वो जो मैकेनिज़्म है बड़ा ही जटिल है, सोचने की जो प्रक्रिया है, ये सभी न्यूरल से कनेक्शन से, नसें से जुड़ा हुआ है। दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन। ये ब्रेन में पूरी तरीके से कंसनट्रेटेड है, सेट है। विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। और हमारा ब्रेन ही जो है सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जहाँ पर समन्वय होती है हर एक चीज़ों का। ठीक है, अगर हम देख पाते हैं, स्मेल को समझ पाते हैं, ये सारा चीज़ और भी कई चीज़ें हैं जो ब्रेन से ही सेटेड है, वहीं से हम लोग को ट्रांसलेट होकर के आता है। ठीक है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के CNS, कई बार देखोगे आप CNS लिखा होता है, दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर। They receive information from all parts of the body and integrate it। और ये जो ब्रेन है या जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरे शरीर के अलग अलग भागों से इंफॉर्मेशन को लेता है, रिसीव करता है और फिर उस पर प्रक्रिया करता है। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस। हम लोग और भी कई चीज़ों पर सोचते हैं, जैसे व्हेन वी आर राइटिंग, जब राइटिंग लिखते हैं तो भी हम लोग सोच रहे होते हैं। टॉकिंग, moving a chair, clapping at the end of the program are examples of voluntary actions which are based on deciding what to do next। voluntary actions का मतलब होता है वो एक्शन जो बाहर हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, चेयर को मूव करा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं प्रोग्राम के अंत में। तो हम लोग ये डिसाइड भी कर रहे होते हैं कि आगे हमें क्या करना है।
सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स, तो ब्रेन जो है मसल्स को मैसेज भेजता रहता है। दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स, ये दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए नर्व्स जो है, हमारी जो नसें हैं वो मसल से कम्युनिकेट करते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना, संचार करते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशंस जो होते हैं, है ना, वो पेरिफेरल नर्व्स के द्वारा होते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए जो नर्व्स होते हैं आगे बढ़ कर के, वही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह का वॉलंटरी एक्शंस को करने के लिए, ठीक है। The brain thus allows us to think and take action based on that thinking। अब ब्रेन जो है हमें अलाउ करता है सोचने के लिए जब हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं या थिंक कर रहे होते हैं। As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs। इसीलिए हमारे ब्रेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई उसके पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स के अलग अलग वर्क हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं और अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग रिएक्शंस पर उनका कमांड है और हमें ऑर्डर देते हैं और वहीं से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, अब हम प्रतिक्रिया करते हैं। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स ऑफ रीजन, नेमली अगर हम ब्रेन का मेजर पार्ट को देखें तो वो 3 मेजर पार्ट्स हैं, वो हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट है जो हम लोग देखेंगे ब्रेन में है ना। And then we will see again what the forebrain is the main thinking part of the brain। जैसा कि हमने देखा अभी कि 3 मेजर पार्ट्स है, मेजर रीजन्स हैं कह सकते हैं ब्रेन का, वो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है जो है यहीं से हम लोग सोचने की प्रक्रिया करते हैं, ये थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। It has regions which receive sensory impulses from various receptors। ये वो एरिया है जो रिसीव करता है कई तरह के सेंसरी इम्पल्सेस, कई तरह के सेंसेस को, है जो फील करते हैं हम लोग, कई वेरियस रिसेप्टर्स के द्वारा, कई नसों के द्वारा वो रिसीव करता है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोरब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। और सिर्फ थिंकिंग में सिर्फ वही नहीं आता, उसमें भी कई अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोग हियरिंग कर पाते हैं, सुनते हैं, है ना। स्मेल, सुगंध का जो हमारे अंदर आता है सोच, वो सोच पाते हैं कि वो जो सुगंध है वो बैड स्मेल है या गुड स्मेल है। साइट जो हम लोग देख पाते हैं, और भी कई जो चीज़ें हैं वो होती हैं कहाँ से, फोर ब्रेन के एरिया से। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as the information that is already stored in the brain। तो ये जो एरियाज़ हैं, 3 एरियाज़ यहाँ जो नाम दिया गया ब्रेन का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सभी एरियाज़ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें हमारे वहाँ पर इनपुट आउटपुट हैं जहाँ से हम लोग कई तरह के कह सकते हैं रिसेप्टर्स के ज़रिए हम रिसीव करते हैं और हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। और ये सारे हमारे ब्रेन में स्टोर्ड हैं। कहीं से हम सूंघने का या देखने का, सुनने का जो भाव है वहीं है हमारा, जहाँ से हम करते हैं ब्रेन में। और भी कई चीज़ें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। बेस्ड ऑन ऑल द a decision is made about how to respond। The information is passed on the motor areas which control the movement of voluntary muscles। तो हम लोग डिसाइड करते हैं किस तरह से प्रतिक्रिया करना है जब हमें किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमारा मोटर एरिया किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा जब कभी भी हम वॉलंटरी मसल्स हमारा वर्कआउट में आता है। फॉर एग्जांपल आवर लेग मसल जैसे है। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing। For example, कई ऐसे भी सेंसेशन है ना, जो हमें महसूस होता है, वो देखने और सुनने से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, कैसे हम लोग
ये समझ जाते हैं कि हमने बहुत अधिक खा लिया है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, सॉरी। तो ये जो हमें फील आता है कि अरे हम तो बहुत खा लिए, है ना, इनफ हो गया, अब नहीं खाना है, तो ये अलग पार्ट जो है ब्रेन का, जो फोर ब्रेन है उसी का किसी पार्ट से ये भी हमें वो फील आता है। इस तरह का भी फील है वहाँ जो हमें आता है, और हम समझ लेते हैं कि अरे बहुत हो गया, अब और नहीं खाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इस फिगर को जो ब्रेन का है, और इसमें दिया है क्या कि सेरेब्रम है ऊपर का, जो आप देख रहे हो इस तरह से। मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर एरो बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। ये जो पार्ट है हमारा, ये इसको कहते हैं हम लोग सेरेब्रम, और ऊपर उसके लेयर में जो है, लेयर है देख रहे हो वहाँ एरो तो दिखा ही रहा है, वो उसको कहते हैं क्रैंटम, सॉरी क्रेनियम स्कल, है ना। स्कल को क्रेनियम भी कहते हैं, यानी कि खोपड़ी। पूरा हमारा जो ब्रेन है एक खोपड़ी में है ना, हड्डी का खोपड़ी है जिसे हम लोग क्रेनियम कहते हैं और स्कल भी कहते हैं। इसी में हमारा ब्रेन पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। ये जो पूरी तरह से घुमा हुआ है इस तरह से, उसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। ये जो पार्ट है मिड ब्रेन का है, जो बीच में दिखाया जा रहा है ना। और आप देख रहे हो कि फोर ब्रेन का मतलब होता है आगे का पार्ट, यहाँ जो दिया आगे में, ये फोर ब्रेन। और इसके पास आता है नीचे हैपोथैलमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हिंड ब्रेन में 3 आते हैं, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड जो कि लास्ट में है नीचे की ओर, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जुड़ा हुआ है हमारे पीठ की तरफ जो गया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट्स है हमारे ब्रेन का कुछ जो हमें याद रखना है। और आपको क्या करना है, इस तरह के पार्ट्स को या डायग्राम को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है डायग्राम, एंड यू हैव टू लेवल द डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ और लेवल द डायग्राम ऑफ दिस स्कल, राइट, एंड द ब्रेन इज़ गिवन ओवर हियर। अगर ब्रेन का इस तरह का फिगर होगा, आपको अलग अलग जो नाम है पार्ट्स का वो लिखना होगा, तो यू शुड लर्न ऑल द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, है ना। ओके, अब आगे देखते हैं। स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक फंक्शंस, कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। तो हमने देखा कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। So let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, मतलब किसी भी प्रक्रिया को तुरंत करना, है ना। Our mouth waters when we see food we like without our meaning to। तो हम लोग जैसे ही खाना देखते हैं, है ना, तो हमारा जो मुंह है उसमें पानी आ जाता है। आवर हार्ट्स बीट विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट इट। हमारा हार्ट तो बीट किया जा रहा बिना सोचे, है ना, मुंह में पानी भी आ रहा बिना सोचे। इन फैक्ट वी कैनॉट कंट्रोल दिस एक्शंस ईजिली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांटेड टू। एक्चुअली क्या है कि हम इस तरह के चीज़ों को, जैसे हार्ट का बीट होना, मैंने दिल का धड़कना, ठीक है, और मुंह में पानी आना, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सोच करके भी। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीद और डाइजेस्ट फूड। क्या हमें सोचना पड़ता है कि हमें सांस लेना है या खाना को पचाना है? ऐसा तो है नहीं, इट हैपन्स, होता है, ये नेचुरली होता है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control। जैसे कि हम जब किसी, पढ़े होंगे आप पहले भी, जब हम किसी ब्राइट लाइट को देख लेते हैं तो हमारा जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है ना, काला वाला जो पार्ट है छोटा हो जाता है। क्यों? ताकि लाइट ज़्यादा हमारे आँख में ना जाए। और जैसे ही हम लोग डीम लाइट में जाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है ना, ताकि हम डीम लाइट में भी चीज़ों को देख सकें, ठीक है। तो ये जो एक्शन होता है ये सोच के तो नहीं होता है,
ठीक है। Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain। तो ये जो involuntary actions हैं ये अपने आप अंदर तरीके से होता है, इंटरनली हमारे बॉडी में है ऐसा सिस्टम जो होता है। वो कहाँ से हो रहा होता है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो कि ब्रेन का ही पार्ट है, यहीं से ये हो रहा होता है। ठीक है। All these involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hindbrain। और भी कई ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना, ये भी हमारे हिंड ब्रेन और मेडुला से जुड़ा हुआ है ना। लार का आना, मुंह से लार निकलना, वॉमिटिंग जैसा फील करना, ये सब मेडुला से होता है जो कि हिंड ब्रेन में आता है, हिंड ब्रेन पार्ट का है ये। ठीक है। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल। जैसे हम लोग और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हम लोग स्ट्रेट चलते हैं, है ना, साइकिल चलाते हैं, पेंसिल उठाते हैं। These are possible due to a part of a hindbrain called the cerebellum। ये तब हो पाता है जब हमारा हिंड ब्रेन में एक पार्ट है सेरेबेलम, ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। हम लोग सीधा चल पाते हैं, साइकिल चला पाते हैं, पेंसिल को उठा पाते हैं, ये सभी कंट्रोल कौन करता है? हिंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबेलम। It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body। यही जिम्मेदार है इस तरह के एक्शंस का, और हमारे बॉडी पॉस्चर माने हमारा शरीर जो है सही तरीके से खड़ा हो या बैठे, ये हमारा हिंड ब्रेन का जो पार्ट है सेरेबेलम का ही काम है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। सोचो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये सेरेबेलम कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो हम सीधा नहीं चल पाते, गिर जाते, साइकिल नहीं चला पाते, बैलेंस नहीं कर पाते खुद को, और पेंसिल भी नहीं उठा पाते, हम गिर जाते या कुछ और हो जाता। ठीक है। तो ये हिंड ब्रेन का सेरेबेलम का काम है जो इन सारी कामों को करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। ये जो टिश्यूज है कैसे प्रोटेक्ट होता है, कैसे सुरक्षित रहता है? A delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected। ये जो ब्रेन है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक है ये, और इसलिए इसे बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। For this the body is designed so that the brain sites inside a bony box। तो ये जो बोनी बॉक्स है ना हमारा स्कल, इसी के अंदर ब्रेन है ताकि वो पूरी तरीके से सेफ रहे। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorptions। और ये जो ब्रेन है ऐसे ही नहीं रखा हुआ है इस खोपड़ी में, वहाँ पर फ्लूइड है ना, और उस फ्लूइड का मतलब है एक तरह का लिक्विड है वहाँ पर, है ना, और उसी लिक्विड में हमारा ब्रेन फ्लोट कर रहा होता है ताकि हम कभी गिरते हैं या कभी दौड़ते हैं तो ब्रेन हमारा किस तरह का उसमें शॉक ना लगे। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक यू विल फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। अगर हम हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, है ना, तो बम्प जैसा हमें फील होता है। ये क्या है? दिस इज़ द वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब हम लोग पीठ की तरफ जब हाथ ले जाते हैं तो हड्डियाँ जैसा कुछ फील होता है, वो असल में हमारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जो क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड को वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उसी के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारा जो रीढ़ का हड्डी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब आता है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। ये जो नर्वस टिश्यू है किस तरह से एक्शन करता है? So far we have been talking about nervous tissue and how it collects information, sends it around the body, processes information, makes decision based on information and conveys decisions to muscles for action। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो नर्वस जो टिश्यूज़ है ये हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं इससे, और फिर हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं।
In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissues will do the final job. और दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम कोई भी चीज़ पर रेस्पॉन्स करते हैं तो फाइनल काम मसल टिश्यू का ही होता है ना. हाउ डू एनिमल मसल्स मूव. एनिमल मसल्स कैसे मूव करता है, एनिमल में हम लोग भी आ जाते हैं. सो व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल्स, द मसल फाइबर मस्ट मूव. जब नर्व्स इम्पल्स जैसे ही पहुंचता है मसल्स में, है ना, मैसेज जैसे ही पहुंचता है, हमारा मसल्स फाइबर्स जो है वो मूव करता है. हाउ डज अ मसल सेल मूव. द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन. हम लोगों का जो मसल्स है वो कैसे गतिशीलता में आता है, कभी वो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, मीन्स कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है. इसी के सिस्टम में हमारा मसल्स मूव करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप. अब दूसरा सवाल आता है कि ये जो हमारा जो मसल्स का जो सेल है ये कैसे अपना शेप, आकार को बदल लेता है. द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स. Muscle cells have a special protein that change both their shapes and their arrangements in the cell in response to nervous electrical impulse. तो हमारे मसल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं स्पेशल, जिसके वजह से मसल्स हमारा आकार चेंज कर लेता है, शेप जिसको हम लोग कहते हैं. When this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells a shorter form. जब ऐसा होता है, जब हमारे मसल्स को शॉर्ट होना होता है, तो ये जो प्रोटीन है ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं कि हमारा मसल्स बड़े आसानी से शॉर्टर हो जाता है या इलोंगेट कर जाता है, लंबे या खींच जाता है ऐसा. रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9, there were different kinds of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles. Based on what we have discussed so far, what do you think the differences between these would be? तो हम लोग 9 में भी पढ़े थे, 9th क्लास में भी पढ़े थे वॉलंट्री मसल्स के बारे में और इनवॉलंट्री मसल्स के बारे में, है ना. और काफ़ी कुछ हम उससे भी यहाँ पर क्लियर आउट कर सकते हैं इस चैप्टर को समझने के बाद. ठीक है, आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट्स आता है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स. तो जानवरों में तो हमने देखा कि नियंत्रण करते हैं वे लोग, समन्वय करते हैं, इसके लिए उनके शरीर में नसों का जाल है, नर्वस सिस्टम भी है और मसल्स है, दोनों है. लेकिन प्लांट्स के पास तो ये दोनों नहीं है. सो हाउ डू दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली. तो फिर प्लांट्स कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं ऐसे कंडीशंस में. व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई, द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली. आपने सुना होगा एक प्लांट है जिसको हम लोग छुई मुई भी कहते हैं, लाजवंती भी कहते हैं, ठीक है. और वो जो है मिमोसा प्लांट कहलाता है, मिमोसा प्लांट, जिसको हम लोग ज़रा सा छूने से वो तुरंत रिएक्ट करती है. मूल मैंने कहते हैं ना कि वो पत्ते को सिकोड़ लेती है या पूरी तरीके से सेंसिटिव हो जाती है. सो व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन, द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर. उसी तरीके से बीज, एक सीड जो है जब वो अंकुरित होता है तो आगे बढ़ता है, जब वो बड़ा होता है, होने लगता है धीरे धीरे, तो जड़ जो है वो नीचे की ओर जाने लगता है और उसका जो अंकुर है वो ऊपर की ओर जाने लगता है. ठीक है. फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रेस्पॉन्स टू टच, सो देर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट. तो यहाँ पर शुरू में तो वो रिएक्ट करता है और यहाँ पर कोई ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है. On the other hand, the directional movement of a seedling is caused by growth. तो यहाँ जो कनिंग मतलब पहला जो हमने देखा कि सुई मुई को हमने छुआ जैसे ही वो मुरझा सी गई या सिकुड़ सी गई तो वहाँ कोई ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है. लेकिन ये जो सीडलिंग है ना, ये जो बीज से जो अंकुर निकल रहा है यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि एक तो उसका अंकुर आगे की ओर जा रहा है जैसे जैसे बढ़ रहा है वो, और उसका जो नीचे जो जड़ है वो भी नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ ग्रोथ हो रहा है. इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट. अगर उसको ग्रो करने से रोक दिया जाए तो इस तरह का मूवमेंट वो नहीं बतलाएगा, नहीं दिखाएगा. सो प्लांट शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. तो प्लांट दो तरह के मूवमेंट शो यहाँ कर रहे हैं.
वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक तो ग्रोथ दिखला रहा है, अनदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और एक जो है ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तुरंत जो सिचुएशंस के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार जो रिस्पॉन्स होता है, प्रतिक्रिया होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये है वो लाजवंती पौधा जिसे हम लोग मिमोसा प्लांट भी कहते हैं, छुई मुई भी कहते हैं। You might have seen somewhere, you can find it out and you can see, you can feel, you can understand how they used to react when we touch it. आपको कभी ये मिल जाए, कहीं दिख जाए, तो आप छू के देख सकते हो किस तरीके से। देखो फर्स्ट इमेज में क्या दिखा रहा है कि सारे पत्ते कितने अच्छे ढंग से एकदम खिले हुए हैं या फैले हुए हैं। जैसे ही उसे छुआ गया, वो दूसरे इमेज में देखो किस तरह से वो सिकुड़ गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। So let us think about the first kind of movement, such as that of the sensitive plant, since no growth is involved. तो आप पहले वाला जो मूवमेंट है उसको हम लोग देखते हैं कि जैसे ये मिमोसा का प्लांट है, लाजवंती पौधा है, जब हमने इसे छुआ तो ये सिकुड़ सी गई, मूव तो की है लेकिन इसका कोई ग्रोथ नहीं हुआ है वहाँ पर। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रिस्पॉन्स टू टच, जैसे हमने टच किया वो रिस्पॉन्स तो किया, लेकिन वहाँ कोई ग्रोथ नहीं हुआ। But there is no nervous tissue nor any muscles tissues. How does the plant detect the touch and how do the leaves move in response? लेकिन सवाल ये उठता है कि ना तो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, प्लांट्स में ना तो नर्वस टिश्यू है, ना तो नसों का जाल है ना, ना तो मसल्स टिश्यूज है। ठीक है, तो आखिर वो रेस्पॉन्स कैसे किया रेस्पॉन्स? So if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. तो अगर हम सोचें कि हमने कहाँ छुआ था जहाँ से प्लांट ने क्या किया, मूव किया, तो हम देखेंगे कि हमने जहाँ छुआ है किस तरीके से वहाँ पर वो रिएक्ट किया। So information that a touch has occurred must be communicated. The plants also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell, but unlike in animals. तो प्लांट में भी जिस तरह से हमारे शरीर में नर्व इम्पल्स आगे की ओर जाता है मैसेज को लेकर के और हम रिएक्ट करते हैं, है ना, हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करता है कि हम गर्म चीज़ छू रहे हैं या क्या छू रहे हैं, फिर हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो प्लांट में जो सेल है वो इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाता है और वो इस तरह का प्रतिक्रिया करता है। कहने मतलब जैसे ही हम लोगों ने छुआ प्लांट को, उसका एक सेल जो रेस्पॉन्स किया और फिर दूसरे सेल को बताया, तीसरे सेल को बताया, और इस तरीके से वो जो हमारा लाजवंती पौधा है वो रिएक्ट किया। ठीक है, फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन instead of the specialized proteins found in animals' muscle cells. Plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking and therefore in changing shapes. तो जैसा हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में जो मसल्स जो वर्कआउट करता है या सेल जो वर्कआउट करता है, शेप जो आकार बदल लेता है, हमारा जो मसल्स है सिकुड़ जाता है या फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मसल्स में स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होता है उसके वजह से। ठीक है, एनिमल्स में और हम लोगों में। लेकिन प्लांट में तो प्रोटीन वहाँ नहीं है, वहाँ पर वो पानी की वजह से करते हैं, है ना, सिकुड़ना या स्वेल करना माने फूलना। ठीक है, स्वेल मतलब फूल जाना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। ये जो करते हैं वो पानी की वजह से करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो वो तो था कि मूवमेंट तो हो रहा है वहाँ पर लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे लाजवंती पौधे को हमने छुआ तो वो मूव तो किया लेकिन वहाँ कोई ग्रोथ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि छोटा सा वो पौधा था तो बड़ा हो गया जैसे मैंने छुआ, ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम लोग ग्रोथ देखते हैं। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइम अप अदर प्लांट्स और फेंसेज बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। हम लोग देखते हैं इसमें कि किस तरीके से जो मटर का जो प्लांट होता है वो क्लाइंबिंग प्लांट है, लत होता है उसका, और कैसे वो अपने टेंड्रिल निकालता है और उसके जरिए वो आगे बढ़ता रहता है ना। आपने देखा होगा कभी गार्डन वगैरह में तो पी प्लांट। दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये जो टेंड्रिल है जिसके जरिए वो घूमता रहता है, घूम घूम के आगे बढ़ता रहता है पी प्लांट, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. तो ये भी काफ़ी सेंसिटिव होता है जो टेंड्रिल है ना।
अगर वो जो कांटेक्ट हो जाता है किसी चीज़ से, है ना, तो उसका ग्रो का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है। दिस कॉजेज द टेंडल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। होता क्या है कि टेंडल सीधा होता है, जब कोई भी चीज़ को सामने आ जाता है कोई चीज़, तो वो क्या होता है कि टकरा जाता है उससे और वो सर्कल जैसा घूम जाता है। फिर वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को क्लिंग कर जाता है, यानी उसको फंसा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। मोर कॉमनली प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ज़्यादातर देखा गया कि प्लांट जो है प्रतिक्रिया करता है स्टिमुली को, यानी सिचुएशंस को धीरे धीरे, ठीक है। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। और इस तरह का जो ग्रोथ होता है, जैसे कि पी प्लांट का आगे बढ़ते जाना, है ना, ये स्लो प्रोसेस है और ऐसा महसूस होता है कि वो मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो ग्रो कर रहा होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल से इस मूवमेंट को और अच्छी तरीके से समझते हैं। आप देखो किस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है कि फिल ए कॉनिकल फ्लास्क विथ वाटर। एक कॉनिकल फ्लास्क को आप पानी से भर लो। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ ए वायर मेश। वायर मेश से उसके फ्लास्क का जो गर्दन है उसको आप ढक दो, बांध दो। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मेश। अब बीन सीड्स को उसमें लगा दो, फ्रेश वाला। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड। अब कार्डबोर्ड बॉक्स को देखो किस तरीके से रखा है, एक साइड खुला हुआ है। तो कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। ऐसा रखो कि विंडो से जो लाइट आ रहा है वहाँ तक जाए। After 2 or 3 days, you will notice that the shoots bends towards light and roots away from light. तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो शूट है, जो ऊपर का जो भाग है प्लांट का, वो लाइट की तरफ झुक जाएगा और जो उसका जो जड़ है वो उससे अवे की ओर तरफ जाएगा, मतलब लाइट की तरफ नहीं, उसके विपरीत जाएगा, ठीक है ना। टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड द रूट्स टूवर्ड्स लाइट। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। अब आप क्या करो, उसको उस उसे नीचे छोड़ दो, नीचे गिरा दो, और देखोगे आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दो तो पौधा जो अपना लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर का भाग जो शूट सिस्टम है या शूट है, तना जो है वो लाइट की तरफ जाएगा, और जो जड़ है वो लाइट के विपरीत में जा रहा होगा। आप देख रहे हो फिगर में दिया हुआ 7.6 में। सो हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शंस? आर देयर डिफरेंसेज इन डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ? व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो कई ऐसे सवाल हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो ऐसा हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, सो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स पार्ट्स ग्रो इन। तो हम लोग देखें वातावरण में कि लाइट जो है, प्रकाश जो है ना, और ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो हमारे पृथ्वी में है, इसके वजह से प्लांट्स जो है उसका ग्रोथ तो होता ही है और डायरेक्शन बदल जाता है उसका, ठीक है, डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं प्लांट्स के। दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन बी इधर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। तो ये जो डायरेक्शन है होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट का, या तो स्टिमुलस के तरफ होगा या उससे उसके विपरीत होगा, या उससे दूर भागेगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि जब लाइट आ रहा था उस पौधे के ऊपर, तो हमने क्या देखा कि जो शूट है, पौधा का जो तना है, पत्ते हैं, वो तो लाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका जो जड़ है उसके विपरीत जा रहा है, उसके अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट्स रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट वाइल रूट रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। सो हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? तो हमने क्या देखा कि फोटोट्रॉपिक इसको कहा जाता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि पौधा जो है प्रकाश की ओर झुक गया, उसका जो शूट है प्रकाश की ओर झुक गया, लेकिन उसका जो जड़ है वो प्रकाश के विपरीत जा रहा था, जाने लगता है। तो आखिर प्लांट्स फिर कैसे आखिर ग्रो करता है, ठीक है। प्लांट शोज ट्रॉपिज्म इन रेस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल। The roots of a plant always grow downward while the shoots usually grow upward and away from the earth. तो हमने देखा है कि ये जो प्लांट के सामने जो स्टिमुली था, प्रकाश है ना, फिगर में जिस तरह से दिखाया गया, ये ऐसा ही होता है, नेचुरल में भी ऐसा ही होता है कि प्लांट का जो शूट है वो प्रकाश की ओर होता है, ऊपरी भाग की तरफ रहता है, पृथ्वी से ऊपर की ओर होता है शूट जो सिस्टम है,
तना, लेकिन जो जड़ है वो ज़मीन के अंदर ही होता है और अंदर की ओर ही हो जाता है. This upward and downward growth of shoot and roots, respectively, in response to the pull of earth or gravity, is obviously geotropism. तो ये जो शूट का, प्लांट के जो शूट का ऊपर की ओर बढ़ना ज़मीन से और जड़ का नीचे की ओर जाना ज़मीन में, इसको जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. If hydro means water and chemo refers to chemicals, what would hydrotropism and chemotropism means? So can we think of example of these kinds of directional growth movement? One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards ovules. तो chemotropism का एक उदाहरण है, pollen tube में जो ओव्यूल्स होते हैं वहाँ जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसको केमोट्रोपिज्म कहते हैं. अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम लोग जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे किस तरीके से, है ना, ओव्यूल पोलन ट्यूब में बनना शुरू होता है, वहाँ क्या क्या रिएक्शंस होते हैं. केमोट्रोपिज्म के बारे में हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. तो चलो एक बार फिर से एक बार देखते हैं, सोचते हैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो संचार होता है, आगे बढ़ता है, कम्युनिकेट करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, पूरे उसके शरीर में कैसे जाता है. द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक. तो हमने क्या देखा कि जो सेंसिटिव प्लांट है जैसे ही हम टच करते हैं तुरंत वो प्रतिक्रिया करती है. The movement of sunflower in response to day or night on the other hand is quite slow. और हम लोग जो देखते हैं कि जो सनफ्लावर भी रेस्पॉन्स करती है सनलाइट की तरफ डे एंड नाइट तक, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है. ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोवर. और जहाँ तक ग्रोथ की बात है अगर प्लांट का, तो और काफ़ी स्लो है. ऐसा तो नहीं है कि तुरंत तुरंत जो है प्लांट एक एक दिन में काफ़ी बड़ा हो जाता है. ठीक है. सो इवन इन एनिमल बॉडीज देर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ. तो हमारे, ये तो प्लांट में था ग्रोथ होने का, तो हमने तीन चीज़ों को देखा कि सेंसिटिव प्लांट जो है तुरंत प्रतिक्रिया करती है एट वंस, जैसे कि छुई मुई, जिसको हम लोग मीमोसा प्लांट कहते हैं. और सनफ्लावर का जो मूवमेंट हम देखते हैं लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ, वो दिन भर में काफ़ी स्लो होता है. जैसे जैसे सूरज का जिधर जिधर घूमना होता है वैसे वैसे वो फूल घूमते जाता है ना. और जहाँ तक ग्रोथ की बात है प्लांट की, तो धीरे धीरे स्लो है ये प्रोसेस. एनिमल्स में क्या है, इवन इन एनिमल्स बॉडीज देर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ. इवन एनिमल्स में भी काफ़ी नियंत्रित तरीके से ग्रोथ होता है. आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस, नॉट हाफ ए जैडली. हमारा जो आर्म है ना, भुजाएं हैं, हाथ है, उंगलियां हैं, ये एक सर्टेन डायरेक्शन में ही बढ़ती है, जैसे तैसे नहीं. ऐसा नहीं है कि जिधर तिधर से उंगली बाहर निकल गया या ग्रो कर गया, ऐसा नहीं है. सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी इधर स्लो और फास्ट. तो कंट्रोल जो मूवमेंट होते हैं वो स्लो भी हो सकते हैं, फास्ट भी हो सकते हैं. इफ़ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन्स वेरी क्विकली. अगर हम कभी किसी चीज़ का फास्ट प्रक्रिया करते हैं, है ना, तो ज़रूर वहाँ पर फास्ट इन्फॉर्मेशन आया होता है. ठीक है, तभी ऐसा होता है. फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली. यहाँ पर